तो रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में और पूरा वाकया इंटीरियर मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। ये काला कानून बनने जा रहा है। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। कोई शख्स, खातून या मर्द कोई बात कर ना सके। हम लोग इसको अपोज करेंगे। इस बिल के खिलाफ तमाम साख्ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच भी फैलती है। बच्चों के जो अब्यूज़ की वीडियोस हैं वो भी इसमें आती हैं, जो हैरेसिंग सीन्स हैं वायलेंस के वो भी इस पे आते हैं। तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब के साथ इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया। 4 हिजड़ों ने या ख्वाजा सराओं ने उनको घेर के उनका चेहरा जो है उसे मजरूब कर दिया, जख्मी कर दिया और चोट बड़ी गहरी है। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर इस टाइप का वाक़या हो जाना ये बहुत सारे सवालिया निशान उठा रहा है। और आज के शो में हम जो हमारे साथ मौजूद है एहसन इकबाल साहब, उनसे पूछेंगे कि अगर इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल है तो दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल होगी। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसके ऊपर पूरे मीडिया को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, साथ अपोजिशन को भी हैं कि क्यों इस टाइप की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि कोई शख्स ना बोल सके ना कोई लिख सके। तो क्या इन पाबंदियों के साथ पाकिस्तान चल सकेगा? ये दोनों इशूज़ हमारे साथ होंगे। तो एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये रऊफ हसन साहब के साथ जो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर मीडिया हाउस के सामने हो गया। जी, मैं समझता हूँ कि नहायत अफसोसनाक वाक़या है और मुझे हमदर्दी है उनके साथ पूरी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर दाखिला इस वाक़े का नोटिस लेंगे, तहकीकात करेंगे और यकीनन इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए और इसके जो भी मुहरकात हैं, इसका जो भी पस मंज़र है वो उसकी तह तक पहुँचेंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये 4 लोग हैं, वो ख्वाजा सरा हैं। जिस तरह अगर फुटेज में देखा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा उन्हें इंगेज किया, फिर उसके बाद उन्हें ज़ख्मी किया। ज़ख्मी करने के बाद कोई एक साहब है जो फुटेज बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इससे कि ये बाकायदा प्लान्ड है, कोई ऐਵੇਂ नहीं है कि बस आया और बंदा नुकसान करके चला गया। देखिए, चूँकि इस्लामाबाद में और जैसे आपने कहा कि फुटेज वगैरह उसकी दस्तयाब है तो इसलिए इस वाक़े की तहकीकात करना निस्बतन आसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर दाखिला इस चीज़ का नोटिस लेकर जो भी हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने लाएंगे। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आप, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि गवर्नमेंट ने करवाया जो कुछ नहीं, हुकूमत तो बिल्कुल किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई में ना दिलचस्पी रखती है, ना हमारा ये तरीक़ेकार है। और अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत अब ठीक चल रही है और हमें कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, हमने झूठे मुकदमों में अगर हम PTI के तर्ज अमल पर चलते तो आज PTI की जितनी सफ़े अव्वल की लीडरशिप है ये सब की सब नैब के ज़रिए जेलों के अंदर होती। आप देखें कि जब PTI हुकूमत में थी तो नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर मिफ्ता इस्माइल, फिर साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, मैं ख़ुद और राना सनाउल्ला, हनीफ अब्बासी, कौन बचा था? सबको इन्होंने पकड़ के जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमों में डाला और सब एक एक करके सुरखरू होकर जेलों से बाहर निकले। तो हमने तो इस किस्म के झूठे मुकदमे किसी के ऊपर नहीं बनाए। लेकिन 9 मई के बाद आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स बाहर नहीं बचा था, या वो ज़ेर ज़मीन थे या फिर जेलों के अंदर थे या वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में किया था आपने 1 हफ्ते में कर लिया उससे। देखिए, 9 मई का एक ऐसा वाक़या है कि 9 मई का वाक़या अगर अमेरिका में भी हो या बरतानिया में हो तो जो कुछ हमने किया इससे ज़्यादा सख्त सज़ा मिले वहाँ पे। हमारे यहाँ तो अदालतों में हर किसी को रिलीफ मिल जाता है। अमेरिका ने उन लोगों को रिलीफ नहीं दिया कि जिन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर जाकर हमला किया था। बरतानिया ने उन लोगों को रिलीफ नहीं दिया कि जिन्होंने वहाँ पर सड़कों के ऊपर आके आर्सन किया था। हर सोसाइटी अपने, चाहे वो जमहूरी है, चाहे वो पार्लियामेंट्री है, चाहे वो सदारती है, चाहे वो जो भी है, वो अपने मुल्क के अंदर ऑर्डर से खेलने को, अमन से खेलने को किसी की इजाज़त नहीं देती। कुरान के अंदर जो सबसे बड़ा एक फितना करार दिया गया रियासत में वो फसाद फिल अर्ज़ है कि जो भी फसाद फैलाए ज़मीन के ऊपर उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। लिहाजा अगर कोई कायदे आज़म की निशानी को जलाए, अगर कोई हमारे शहीदों की तौहीन करे, अगर कोई हमारे फ़ौज और फ़ज़ाइया की छावनियों पे हमला करे और वो कहे जी कि उसको कोई फूलों की हार पहनाई जाएगी,
तो मैं समझता हूँ इसकी इजाज़त तो कोई मुल्क नहीं देता। अच्छा सर देखें, एक शायर अहमद फरहाद जो आज तक गायब है, मिसिंग पर्सनस में है, उसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है। आज बल्कि सेक्रेटरी दिफा को पेश होना था लेकिन वो नहीं हुए, और आज अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दिलवाया कि 3-4 दिनों के अंदर वो रिहा भी हो जाएंगे, उनको पहुंचाया जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोगों को उठाया जा रहा है, और जो लोगों को उठाया नहीं जा रहा उनके ऊपर ब्लेड मारे जा रहे हैं, उनको जख्मी किया जा रहा है, तो ये स्टेट कहाँ पर खड़ी है इस वक्त? देखिए मेरा नहीं ख्याल, अभी ये तो उनको अगर पेश होंगे पता चलेगा, और उसके बाद हकायक लोगों के सामने आएंगे। चूंकि मामला अदालत के ज़ेरे गौर है तो इस पर कोई बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि जजेस की तरफ से कितने एतराज़ात किए जाए। जस्टिस बाबर सिद्धार साहब का एतराज़ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एतराज़ है। अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जज हजरात उस वक्त कहाँ थे कि जब हमारे साथ ये खेल खेले जा रहे थे। आपको मालूम है कि इमरान खान ने एक जुम्बश कलम के साथ पंजाब के 50,000 बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया, और उसके बाद वो पिलर टू पोस्ट अदालतों में, हाई कोर्ट ने उनका मुकदमा लिया, 1 साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया। वो भला हो काजी फायज ईसा साहब का कोई पेशावर का केस था, उसके ज़िमन में इन्होंने इस केस के बारे में हिदायत जारी की कि इसको पुटअप किया जाए चीफ जस्टिस को। तो 3 जजों ने चीफ जस्टिस के बेंच ने बहाल किया। 7 महीने तक इमरान साहब ने और बुज़दार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जूतियों के नीचे रौंदा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान साहब से पूछें कि जनाब मेहरबानी करके हमारे फैसले पे अमल दरामद कर दें। बल्कि वो कुछ मेंबर्स पहुंचे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन लेके, वो भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लगा दी। यानी कि आप मुझे बताएं कि जब ये सारे झूठे मुकदमे बन रहे थे, और हमारी तो जो पेशियां थी आजकल तो इनको मिल जाती हैं इमरान खान साहब को, जिसे कहते हैं ना ईमान बिल गैब, कि कलेक्टिवली जी केस जो हुआ है वो उसमें भी बेल, जो आइंदा होंगे उसमें भी बेल। और अगर फिर समाअत होती है, अच्छा जी हम रात 8 बजे तक आपका इंतजार करेंगे, अजी खान साहब नहीं आए, जाइए पूछिए वो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। कभी उन्हें मर्सिडीज भेजी जा रही है। ये मकसद अदलिया यही थी ना, यही हाई कोर्ट थे, यही सुप्रीम कोर्ट थे। तो जब हमारे साथ वो पूरा जुल्म और जबर हो रहा था, हमें जिन जेलों के अंदर डाला गया, बिला वजह हमारी किरदार कुशी की गई, हम तो जब आते थे जमानत की दरख्वास्त लेने महीने महीने की पेशी पड़ती थी, या तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है। मेरा कहने का मकसद है कि काश आज अदलिया में जो जज्बा हुर्रियत है उसकी हम कोई अक्स उस वक्त भी देखते हैं, उस वक्त तो नहीं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त जहां खड़ा है, हम एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इदारों के दरमियान किसी किस्म की माजराई। देखिए पाकिस्तान अभी ब्रिंक से रिकवर कर रहा है। IMF के साथ हमने एक मुआहदा खत्म किया जो इमरान खान साहब करके गए, और खुद ही उसको पाश पाश करके गए, तबाह करके गए, जिसकी कीमत पाकिस्तान ने अदा की कि डिफॉल्ट होने लगा था। उसको हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे बचाया। अब हम एक नए एग्रीमेंट में जाने के लिए दाखिल हैं। क्यों जाने के लिए दाखिल हैं? इसलिए कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमें, अगर स्टेबलाइज होना है। पाकिस्तान अगले 5 सालों में किसी किस्म की बेयकीनी, किसी किस्म के अदम इस्तेकाम, किसी किस्म के पॉलिसी डिसरप्शन का अफोर्ड नहीं कर सकता निशाना बनना। जो भी कोई, और रूल ऑफ लॉ क्या है? देखिए रूल ऑफ लॉ का मकसद होता है सोसाइटी में ऑर्डर, अमन, इस्तेकाम कायम करना। अगर किसी इदारे के किसी अमल से मुआशरे का अमन, इस्तेकाम मुतासिर हो रहा है तो उसे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये डिसरप्शन है। अच्छा ऐसे साहब, मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि एक तो अदलिया के साथ आपकी लड़ाई चल रही है और सीरियस चल रही है, और जज साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे ऑर्डर पे फैसला ना हो सका और आपने अमल दरामद ना किया तो पूरी कैबिनेट को बुलवा के यहाँ बिठा के मैं फैसला करवाऊंगा आपसे। और दूसरी तरफ मीडिया के साथ भी आपने जंग छेड़ ली है, डिजिटल मीडिया अथॉरिटी आप बना रहे हैं, और साथ एक कानून आपने एक ऐसा पास किया जो 2021 में जिसके खिलाफ थे आप, तो अब आप एक जंग मीडिया के साथ भी छेड़ रहे हैं। तो कैसे इससे काम आएगा पाकिस्तान में? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसे साहब देखें, एक तो इमरान खान साहब आपके खिलाफ और वो आपकी गवर्नमेंट चलने नहीं दे रहे जेल में होने के बावजूद, दूसरा अदलिया के साथ आपकी लड़ाई, तीसरा आपने मीडिया के साथ लड़ाई छेड़ ली। कितनी जंगों के साथ इसका काम कैसे पैदा? पहली बात तो यह है कि हम मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिक टर्न अराउंड को लेकर चल रहे हैं। जो भी कोई पाकिस्तान की या किसी मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करना चाह रहा हो,
उसमें इतनी अकल भी होती है, समझ भी होती है कि हमें मुल्क के अंदर पीस एंड ऑर्डर चाहिए। तो लिहाजा हमारा मफाद तो यह है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के साथ हम अपने इकनॉमिक एजेंडे को आगे लेके जा सके। तो हमारी अदलिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं। देखिए जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि इमरान खान की और पीटीआई की हमेशा से एक हिकमत अमली रही है। 2013-18 में भी इन्होंने ये किया कि 2017 में अदलिया का कंधा लेके फायर किया नवाज शरीफ साहब पे, और वो आज तारीख के अंदर जो अदलिया के फैसले हैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली के, उनको पार्टी की सदारत से हटाने के, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो इंतकामी फैसले हुए, आज कोई शख्स उनका दिफा नहीं कर सकता और वो बदनुमा धब्बे हैं अदलिया के चेहरे के ऊपर। लेकिन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया अपनी सियासी जंग के लिए। आज फिर पीटीआई जब सियासी मैदान में चित हो चुकी है तो वो कोशिश कर रही है कि अदालत के कंधे इस्तेमाल करके अपनी सियासी मकासद को हासिल करे। और मैं समझता हूं कि ये हमारे जज साहिबान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना कंधा पीटीआई को इस्तेमाल ना होने दें उसके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। लिहाजा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो सिर्फ मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं और चाहते हैं कि हर इदारा एक हारमनी के अंदर इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करे। ठीक। अब ये सोशल मीडिया पे आए, ये जो डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनी, पंजाब असेंबली ने पास कर दिया बिल, 180 दिनों के अंदर फैसला होगा, स्पेशल कोर्ट्स बनेगी, 30 लाख रुपए जुर्माना होगा और फेक न्यूज की डेफिनेशन कोई नहीं है, जो बोल रहा है जो लिख रहा है वो फंस गया। इसका मतलब मीडिया के ऊपर तो बात यह है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2024 का हुआ है, आपको पता ना कि डेवॉस में जो होता है उसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप भी आती है, सरबराहान आते हैं और फिर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स आते हैं, यानी कि मुल्क की करीम पूरी दुनिया की करीम वहां पे होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे किया वहां पे और उन वर्ल्ड लीडर से कहा कि जो इस वक्त दुनिया को अगले शॉर्ट रन में 10 बड़े रिस्क दरपेश हैं, खतरात जो हैं वो क्या हैं। आपको पता है नंबर 1 रिस्क क्या था? सोशल मीडिया होगा, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक। नंबर 1 रिस्क पूरी दुनिया के लीडर्स ने कहा आज दुनिया को मिस इन्फॉर्मेशन से है। और तीसरे नंबर पे जो रिस्क था, पहले 3 में जो तीसरे नंबर पे था वो पोलराइजेशन इन सोसाइटी, और वो उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। तो देखिए आज बदकिस्मती से सोशल मीडिया जहां एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आला है, वहां पे एक बहुत बड़ा डिसरप्शन का हथियार बन गया। और आपको मालूम है कि अमेरिका में ये कहा गया कि रशिया ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन को हाईजैक कर लिया था सोशल मीडिया के जरिए। तो ये इतना बड़ा हथियार है कि जहां अमेरिका जैसी मसला ये है कि 2021 में मरियम नवाज साहिबा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था जब इमरान खान साहब ये बनाना चाह रहे थे। मैं चाहता हूं मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुन लें आप, उसके बाद फिर आपके लिए सहूलत हो जाएगी अपने आर्गूमेंट को बिल्ड करने में। जहां पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। अब देखिए 2021 में आपका ये मौका था, आज आपका मुकम्मल मौका बदल गया। वो इधर कह रही है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं देखिए वो अथॉरिटी और बात है। आप मुझे बताइए कि जावेद चौधरी साहब, क्या सोशल मीडिया पे मादर पिदर आजादी होनी चाहिए कि आप मुल्क के अंदर झूठ फैलाएं और उस झूठ के जरिए आप एक्सट्रीमिज्म फैलाएं? मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मेरे पेट में वो गोली है जो एक नौजवान ने मुझ पे चलाई मेरी जान लेने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे एक नई जिंदगी दी। मेरी उस नौजवान से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसकी चेहरे को भी नहीं जानता, कभी वो शायद मिला भी ना हो मुझे, या कभी ऐसे एक आध दफा कहीं किसी गांव में जलसे जुलूस में देखा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोई शनासा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्यों उसने गोली चलाई? सोशल मीडिया के जरिए, एक कैंपेन के जरिए उसके दिमाग में नफरत भरी गई और उस नफरत ने उसको जुनूनी बना दिया, इंतहा पसंद बना दिया। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नज़रियात और ऐसा प्रचार जो मुआशरे में इंतहा पसंदी के लिए किया जाता है उसको रोका जाए? मेरे ऊपर इमरान खान के सबसे मंजूर नज़र वज़ीर साहब
मुराद सईद साहब ने टीवी के ऊपर एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार इल्जाम लगाया कि मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर आपने ज्यादा मैंने नहीं 60 के 80 अरब रुपया कमीशन लिया। हालांकि वो प्रोजेक्ट चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने खजाने से अपने ही सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को दे के मुकम्मल किया था। पाकिस्तानी हुकूमत से उसका पैसे का ना लेना ना देना था और उसके ऊपर चीन की हुकूमत बड़ी खफा हुई कि आपने ये हमारे ऊपर इतना बदतरीन इल्ज़ाम लगाया। आज तक देखिए उसके ऊपर जो किरदार कुशी हुई और जो मेरे ऊपर फिर हम सबको चोर डाकू बना दिया गया। इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर मुझे 3 दफा कहा कि आसन इकबाल तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, यानी कि ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या ये आप हक किसी को देना चाहते हैं कि जिसकी मर्जी जो मर्जी पगड़ी उछाल दे? भाई आप इल्जाम लगाएं, अगर आपके पास सबूत है ठीक है। आपके पास मेरी करप्शन का कोई सबूत है, आप मुझे चोर लिखे, डाकू लिखे, जो मर्जी लिखे, मुझे आप कह सकते हैं। लेकिन आप अपने पास से सिर्फ सियासी एजेंडा के लिए मुझे चोर कहें, डाकू कहें और अपने लोगों को, आप देखें भेरा में वो खवातीन ने जो नारे लगाए, किसने लगाए? जब वो अच्छे ख़ानदान से थे वो लोग मेरे पास माजरत करने आए तो मैंने पूछा कि आप पढ़ी लिखी खवातीन हैं, ये आपने क्यों किया? उन्होंने कहा जी वो खान साहब ने हमारे ज़हनों में इतनी नफरत भर दी थी कि जब हमने आपको देखा तो बेसाख्ता हम बस वो करने लगे, रोबोट्स बना दिए लोगों को। तो क्या ये रुझानात किसी मुआशरे के लिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी हैं? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी हक राय का सर आंखों पे, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इस आज़ादी को आप सोसाइटी के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करें, सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल। लेकिन सर डेफोमेशन जो है ना, ठीक है केस होने चाहिए इस टाइप के और आपके पास हक है, बल्कि हर शख्स के पास हक है कि वो हक के इज्जत का दावा दायर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे हर सच्ची खबर शुरू में झूठी कहलाई जाती है और उसके बाद वो सच्ची साबित हो जाती है। कोई भी खबर पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे, ये खबर रिलीज हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया कि गलत है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है। उसके बाद मियां साहब पूरी फैमिली समेत वहां बैठे हुए थे। तो ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता है कि कोई खबर हो रिजेक्ट कर देती है गवर्नमेंट, उसके बाद वो सच साबित हो जाती है। जब सच साबित होगी तो उसका मैकेनिज्म मौजूद है अदालत के अंदर। देखिए ना, आप अगर मैंने आपको बताया कि आपके मीडिया हाउसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों की इजामत कर देते हैं, कई दफा लंदन जाते हैं जुर्माने करा लेते हैं। होते हैं ना लंदन में जुर्माने, तो वो जो लंदन में जुर्माने होते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होने चाहिए? ताकि एक जिम्मेदार सहाफत हो। जो लोग जिम्मेदार सहाफत करते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपके सामने ही है कि आप ही के साफी भाई हैं कि जो टीवी पर बैठ के ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात बोलते हैं कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। क्या आज़ादी राय का ये मतलब है कि इसका खुला लाइसेंस दे दिया जाए कि आप सोसाइटी के अंदर झूठ का प्रचार करें, सोसाइटी में बेचैनी फैलाएं, हिजान एक मुब्तला रखें? इस तरह तो कोई कौम तरक्की नहीं करती। तो ऐसे साहब आखिरी सवाल आपसे कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये बिल चलेगा, इंप्लीमेंट हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कंसल्टेशन करनी चाहिए हुकूमत को सहाफ़ियों के साथ, और ये उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि जो जेन्युइन उनके खदशात हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि झूठी खबरें, वो खबरें कि जो सोसाइटी में पोलराइजेशन पैदा करने का बायस बने, इंतहा पसंदी का बायस बने और लोगों की झूठी किरदार कुशी का बायस बने, उनके लिए सजा होनी चाहिए। अगर लंदन में हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ पैनल होगा जिसमें सेनेटर हुमायूं अहमद साहब होंगे और बैरिस्टर अकील मलिक साहब होंगे। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ इस सेगमेंट में तशरीफ रखते हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, रावलपिंडी से MNA भी हैं। हमारे से ये बड़ा खौफनाक वाक़या पेश हुआ रऊफ हसन साहब वाला, और अब तक ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई आम इंसिडेंट है या फिर डेलिबरेटली किया गया है। आप तो खुद जख्म भी देख के आए हैं, जख्म उनका रऊफ साहब का ज़्यादा गहरा है, तो आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इस तरह जब हम सेनेट में थे तो हमें इस बात का पता चला, और शिबली फराज साहब ने सेनेट में भी ये मसला उठाया। उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उस वक्त भी पता करवाया और कहा कि जो कैफर के वो टिपिकल के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। इस दौरान में जो वीडियोस दो रिलीज हुई है ना, अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आपको पता चलता है एक वीडियो जो पहले रिलीज हुई थी
जो ये समझे कि इधर से किधर, वो पहले बताते लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब वो बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है पहले, उस जो ट्रांसजेंडर जो फर्स्ट वाले आए थे ना, उसको उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने राइट पे कैमरा लेकर गए और रऊफ हसन को दिखाया चलते हुए, फिर उसके ऊपर फोकस किया, फिर वहां से एक और चौथा बंदा, पांचवा बंदा आता है, उसके ऊपर फोकस किया, उसने जमीन से कुछ उठाया है और वहां पे जाके किया। वो सारी चीजें उन्होंने, वैसे वो सीसीटीवी है, वैसे नहीं वो सीसीटीवी नहीं है सर। सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे एकदम इसको आइडेंटिफाई करे, वो अभी उसमें भी नहीं है और फिर उधर कर ले। ये एक आदमी था, अगर सीसीटीवी है तो उसके पीछे जो ऑपरेटर है उसको पता था कौन कहां है और कौन कहां से आ रहा है। तो जब मेरी नजर में जिसने ये रिकॉर्ड किया ना, उसने किसी को बताने के लिए किया है कि जो आपने हमें काम दिया था हमने बखूबी अंजाम दे दिया है। अच्छा, इसके तरफ दूसरी तरफ से फिर वो एक और वीडियो है जो रिकॉर्ड हो गई, उसमें भी इसी तरीके से बताया। अच्छा, वो लोग खातून, वो जो लोग थे वो मुसलसल कह रहे थे आपने गाली दी, और रऊफ हसन साहब कह रहे थे मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं अभी जाके मिला हूं उनसे, पीएफ हॉस्पिटल में जाके मिला हूं और फिर जाके डॉक्टर साहब से मिला हूं जिन्होंने उनको ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनको कट था। मैंने सवाल पूछा है कि वॉज इट अ शार्प कट और वॉज इट अ लेसरेशन? लेसरेशन मींस कि दो हार्ड सब चीजों के दरमियान में स्किन आ जाए तो वो डिफरेंट तरीके से कट है। उन्होंने कहा जी ये शार्प इंसिजन है और मल्टीपल इंसिजन से, कहते हैं यहां से स्टार्ट हुआ है और पूरा यहां तक आया है, ठीक है, और मल्टीपल इंसिजन। ये याद रखिए कि ये जगह है आपके कैरोटिड बिल्कुल उसकी जरा नीचे है और वो कैरोटिड कट सकती। तो मेरे लिहाज से तो ये इक़दाम कत्ल है। ये जो होते हैं ना, जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ये वो किया गया था। सो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। नंबर 2, देखिए मैसेज क्या जाता है, ये वही मैसेज है कि जो कि मॉडल टाउन में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, उस वक्त उन लोगों ने, अब अभी हम कुछ दिनों पहले जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा था कि ये डोर जो है ना ये केपी से आती थी। ठीक है। तो ये लोग क्या जाती उम्रा से आए थे? ठीक है। और आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे एक बात है कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर इस टाइप का इंसिडेंट हो जाना और गवर्नमेंट का अभी तक खामोश रहना कि ठीक है जी हम मुजरम पकड़ेंगे और कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, कुछ बात समझ नहीं आती जब आपके पास एक हर किस्म के स्मार्ट कैमराज हैं और फिर आप ये समझते हैं पूरे इस्लामाबाद को आपने सेव कर लिया, उस शहर में ऐसा इंसिडेंट हो जाना, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो रऊफ हसन साहब पे आज ये हमला हुआ, मैं तो उसको हमला ही कहूँगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उनके साथ एटलीस्ट मैं और हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है और इसकी इंतहा की मजम्मत करती है। और इस तरह का देखिए, इस्लामाबाद में एक बड़े हम समझते हैं कि इस्लामाबाद बड़ा सेफ़ है और यहाँ पे बड़ी एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, और अगर इस्लामाबाद की शहर में जो आपका कैपिटल है वहां पे ही अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जो कि सीसीटीवी कैमराज ने भी देखा, सेफ सिटी कैमराज हैं और दीगर जिस तरह साहब हैं जो फिल्म बना भी रहे हैं, मैं देखें वो कैप पहनी हुई उन्होंने, मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूं कि अगर कोई GNN के वो गालबन मेरे ख्याल से हेडक्वार्टर्स थे और वहां पे एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे और वहां पे बाहर जो है काफी रश और गहमा गहमी भी होती है, तो वहां पे इनोसेंटली लोग अगर खड़े हुए थे वहां पे पब्लिक के, तो उन्होंने कोई कैमरास वो उठा लिया और ये आम रूटीन में होता है। लेकिन इस चीज की गाड़ी में मजम्मत की जाए उतनी, चारों जो ख्वाजा सरात थे वो गाड़ी में बैठ के गए। देखें, ये डेफिनेटली ओवर मिनट्स तो नहीं पता चलेगा, ये ऑब्वियसली एक क्रिमिनल इशू है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन मोशन सेट होगी और उसके बाद ही जो है ये पता चलेगा कि ये कौन लोग थे, इनकी आइडेंटिटीज क्या हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या इनके मुहरकात थे या क्या इनका बैकग्राउंड है। तो वो हुकूमत अपना काम बखूबी जानती है और हुकूमत अपना काम कर रही है। वैसे क्योंकि रऊफ हसन साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उनके ऊपर अटैक हो, क्योंकि आपकी जो पार्टी के बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर कहा जा सकता है कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे थे। रऊफ हसन साहब इतना टफ टाइम नहीं दे रहे थे, तो अगर गवर्नमेंट ने करवाना था तो सिर्फ रऊफ हसन साहब को क्यों टारगेट किया गया? देखिए जी, बात ये है, हम लोग अभी यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर थे। व्हाट इफ दे आर नॉट ट्रांसजेंडर? हुलिये पे मत जाए ना। मैं आज कोई कपड़े पहन लूं, फीमेल के कपड़े पहन लूं, आप कहेंगे ट्रांसजेंडर है। मैंने अपना भेष बदल के किया। व्हाट, देखिए अभी तो हम ख्याल है वो ट्रांसजेंडर नहीं, मुझे क्या पता, असैसिन से मुझे क्या पता। देखिए ये एलिगेशंस है ना, ये असम्पशन है। सिंपल सी बात ये, इट वाज अ वेल प्लान्ड अटैक ऑन हिज लाइफ, मैं ये बता सकता हूं।
किसने किया, क्यों किया, ये मुझे नहीं मालूम। ये कोई मोटिव तो होना चाहिए ना जी, वैसे विदाउट मोटिव। एक आदमी है वो सच बोल रहा है, वो बगैर सर सारी पार्टी सच बोल रही है, बगैर डरे हुए बोल रही है जी। वो जो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, हर दूसरे दिन ये कर रहा होता है, वो तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चुप रहा है। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चुप रहा है। और देखिए मेरी बात सुने, आपने देखा था गुल्लू बट्स को भी देखा था, गुल्लू बट्स का देखा था ना, अब गुल्ली बट्स आ गए। अच्छा गुल्लू, ठीक है ना, वही चीज आ गई। देखिए बात ही हो जाती है, अगर आप सारी चीजों को देखें, आप तो आपका ख्याल है गवर्नमेंट ने टारगेट किया हुआ है कुछ लोगों को, और इट्स नॉट अबाउट एलिगेशन, इट्स अबाउट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई हैव सीन। मे बी आई एम रॉन्ग, वी कांट एक्चुअली जस्ट अस्यूम एंड इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरप्रिटेशन। आप देखिए इंटरप्रेट नहीं कर सकते, एक कानून को अमल में आने दें, कानून हरकत में आ रहा है। आप देखें एक वीडियो आई है, उसके ऊपर नजर आ रहा है कि ये ट्रांसजेंडर लोग हैं, हमें क्या पता ये कौन लोग हैं, कहां से। हुकूमत को लेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट। डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट पीछे है, आप गुल्ली बट जो है ना आप लोगों ने भेजी। देखिए ना, मैं ये समझता हूं, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके हिस्ट्री में जाके देखूं, इस किस्म की चीजें होती रही हैं, ठीक है, ये हमेशा से होती रही हैं। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा हुआ है, ये मैल्कम एक्स को भी देखा हुआ है, हर जगह पे ये सारी चीजें होती रही है। जो सबसे ज्यादा वोकल होते हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं, उनको होता है। और दूसरा ये हो जाता है कि ये मैसेज दिया जाता है कि ख्याल ये है कि आपका हमेशा इल्जाम लगता है एस्टैब्लिशमेंट पे, आप इसे एस्टैब्लिशमेंट की कार्रवाई समझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट की समझ रहे हैं? देखिए मैं ये समझ रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं ये समझ रहा हूं कि इससे असल ये सारी चीजों का जो मेन बेनिफिशियरी है ना, जो हम बात कर रहे हैं, वो उसके नीचे से हम कालीन खींच रहे हैं। तो जिसके नीचे से कालीन खींच रहे हैं, मैं जब आपकी कुर्सी नीचे से खींचूंगा ना, अब आपको कुर्सी तो उन लोगों ने दी है ना कि आपको यहाँ, मैं जब खींचूंगा आप मुझसे लड़ेंगे, वो आगे नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझसे लड़ रहे हैं, नुकसान आपको हो रहा है, बेनिफिशियरी आप हैं। मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूं, मेरे लिहाज से ये नालायक गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म 47 की नालायक गवर्नमेंट, और अभी इस्लामाबाद की तीनों सीटें भी ये प्रूव कर देंगी। ये सारी चीजें करके साथ बैठे हुए जीते हुए हैं, देखें इनको भी आप 45 अभी जबर सबर करने दे जरा। इस्लामाबाद से 46 47 48 सारे नंबर देखे ना, 46 47 48 जब हो जाएगा ना, उसके बाद बाकी भी शुरू हो जाएंगे ना, जरा सब्र करें ना। अटक से लेके लाहौर मुल्तान तक जाके हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर जाके सिंध में भी जाएंगे, ठीक है, जरा सब्र कर ले उसके बाद। लेकिन देखिए असल चीज ये है मेरी नजर में, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे बात बताए, उस मीडिया हाउस के बाहर ये हो रहा था, और जैसे ये कह रहे थे कि ना वो दो किस्म की वीडियो बनी थी। जो पहली वीडियो बनी है ना, वो तो मीडिया ने रिलीज किया है। पहली वीडियो है ना, भी मीडिया ने उठाया हुआ है। पहली वीडियो है ना सर, आप नहीं उठाएंगे तो कौन, मैं उठाऊंगा। तो हमने उठाया, आपको बाद में पता चला कौन, मुझे सुनेगा कौन, बिल्कुल ठीक, मुझे सुनेगा कौन। वैसे अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, आपका भी गला यहां से पकड़ के दबाने लगे। वैसे आज तो जो कुछ हो गया, आप कह भी रहे हैं, अगर ये जो हद के इज्जत वाला बिल पास हो गया है, जब वो इंप्लीमेंट होगा ना, तो आप ख्वाजा सराओं पे भी एतराज नहीं कर सकेंगे। आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब के ये पंजाब के अंदर आपने ज़ाहिर एक बिल पास करवा दिया है, और अचानक पास करवा दिया है, किसी को पता भी नहीं था कि आप ये बिल इस टाइप का आ जाएगा, क्योंकि 2021 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ये चाहती थी तो आपने लोगों ने अपोज किया था। अब ये मीडिया, उसके अंदर सोशल मीडिया, सबको आपने डाल दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बिल इंप्लीमेंट हो गया होता तो शायद आज हम ये भी ना कह सके कि ये ख्वाजा सराओं ने काम किया है, ख्वाजा सराओं का नहीं है। तो क्या करना चाहते हैं आप, बंद करना चाह रहे हैं सारे मीडिया को? कतन नहीं जावेद साहब, इसमें देखें इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जब से हुकूमत आई है पंजाब की, बिकॉज इवन के हम सेंटर में बैठे हैं, फेडरेशन और वफाक का शायद इस कानून से उतना लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक अलग बहस है और एक अलग सारा
मामला है डिजिटल मीडिया अथॉरिटी एंड सो फोर्थ, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस कानून की हद तक जहां तक अगर बात की जाए तो इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद इसको बड़ा बुरा कानून समझा जा रहा है। ये किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ना कोई इस पे कोई प्रिवेंटिव या प्रिवेंटिव मामलात या रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाए जाते हैं। ये बेसिकली एक आपको मैकेनिज्म दिया गया है, आप एक अपना डिफेंडेबल केस जो है वो सेटअप कर सकते हैं, और उसको सेटअप करने के साथ साथ अगर किसी ने आप पे एलिगेशन लगाई है और किसी ने कंप्लेन की है कि डेफेमेशन हो गई है, तो उसके साथ जिस पे डेफेमेशन जिसने एलिगेशन लगाई है उसको अपना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटअप करना, अपोजिशन अपोज कर रही है, तमाम सहाफी जो प्लेटफॉर्म है वो सारे इसको अपोज कर रहे हैं। जैक की मीटिंग्स नहीं हुई, 5 दिन की कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ है, ऑपोजिशन से भी डायरेक्ट कमेटी 2021 में क्या प्रॉब्लम था, आप लोगों को क्यों अपोज किया इसको? देखिए पीका जब आया, पीका के अंदर वो उसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर वो बात थी, सेक्शन 20 के ऊपर। यहां पे वो नहीं है, यहां पे पूरा मैकेनिज्म आपको सेटअप किसी जगह किसी सर मुशावरत 5 दिन मुशावरत किससे हुई? जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, जिसमें तमाम वही तो एतराज कर रही है जॉइंट एक्शन कमेटी, वो इसको नहीं मान रही, वो कहती है हमारे साथ मुशावरत ही नहीं हुई। देखिए अब मुझे ये बताएं कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया में फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और बिलखुसूस व्लॉगिंग यूट्यूब पे आ गई, जिसका जो दिल करे उठ के बैठ के डॉक्टर साहब के बारे में जो बातें कर दे, डॉक्टर साहब तो बाद में सब्सटैंशिएट उसको करेंगे ना, पूछेंगे, बताएंगे कि भाई आया कि ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये कहां भागेंगे। ये कानून की इनकी मदद के लिए है कि किसी को पुलिस नहीं होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ उठ के कोई भी बात कर, आपकी कानून के किसी जुमरे में आप बिला वजह एतराज कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए दो चीजें हैं, एक जैसे आपने कहा कि पहले ये लोग इसके खिलाफ थे, अभी इसको ठीक हो गए, ठीक है, आप लोग उस वक्त कर रहे थे, लेकिन आज आप नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं, देयर टू थिंग्स। एक होता है आप मीडिया के ऊपर या जो सोशल मीडिया आप उसको उसका गला घोंटे, एक होता है आप उसको मैनेज करें। ठीक है, गला घोंटना जो होता है ना वो गलत है, लेकिन उसको मैनेज करना जो होता है ना वो सही तरीका है। ठीक है, हो सकता है ये मैनेज कर रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं। नहीं देखिए ये रेगुलेट जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो सोशल मीडिया ट्रोल्स बैठे हुए हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनको रेगुलेट इन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अक्सरियत इनकी पार्टी से, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। जैसे अभी ये जो आज का वाकया हुआ है वो सारे इनकी पार्टी से ज्यादातर उस तरह के लोगों का ताल्लुक होता है, तो ये चूंकि अनपढ़ लोग हैं तो ये तो सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, सड़कों पे के ब्लेड लेकर पहुंच जाते हैं। फर्क है ना, तो आप भी तो एलिगेशन लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं तो क्या पता, प्रूव करता हूं ना। देखिए ना, मुझे आधे से ज्यादा वो तस्वीरें इमरान खान की, झंडे भी वही, सब कुछ वही, जितने ट्विटर पे अकाउंट उठा दे, लेकिन जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा उसको फॉलो करते हैं, आप लोगों को फॉलो नहीं करते। आपको अपने आपका लीडर क्या रो रहा है बेचारा कि भाई मैं आया हूं और कोई निकले ही नहीं, किसी ने वोट ही नहीं दिया, भाई आपको वोट क्यों दे? या आप वाहिद लीडर हो जो मुल्क से भाग जाते हो, उसको छोड़े। 2007 में जब आप वापस आए थे, आपका भाई आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आया था। सर आज आप बात कर लें, 2 हफ्ते बाद आप ये भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब की बेइज्जती मैं बता दूंगा 2007 की जावेद चौधरी साहब, मैं 2007 की आपकी वीडियो निकाल लूंगा जो आपने अपने प्रोग्राम में बोला था। मैं हर एक का मैं कहूंगा इन लोगों ने बोला था कि ये देखो एयरपोर्ट पे वो बैठे थे, वहां से वापस भेज दिया, कोई नहीं किया था। और यही तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा अभी, उन्होंने कहा है कि 10 बंदे नहीं निकले मियां साहब के लिए। ठीक है, तो लेकिन केस तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। मुझे एक बात बताइए, जब आपने क्लिनिक मैं कोई केस नहीं भुगतूंगा, मैं कोई केस नहीं भुगतूंगा, जावेद साहब ना आप केस भुगतेंगे, ना आप केस भुगतेंगे, ना मैं भुगतूंगा। आप बैठे हुए इस्लामाबाद में, फेडरल, मैं भी बैठे हुए इस्लामाबाद में, ये पंजाब के लिए। वो सर जब पंजाब के अंदर वीडियो चलेगी तो पंजाब बुला लेंगे ना। नहीं, पंजाब वाले नहीं बुलाएंगे, मैं तो इधर से किए हुए ना, जहां बैठा हो आप, जहां पे प्ले हो, आपने पंजाब के बाहर से बिकी और पंजाब के बैठे हुए किसी, और इवन आपने यूके से की होगी तो वो फिर भी जहां देखी गई ना, बंदा यूके में नहीं है जावेद साहब, यूके में यही है ना कि आपके डेफेमेशन लॉ स्ट्रांग है, वहां पे चैनल्स तक को वहां पे सू किया जाता है। लेकिन बैरिस्टर साहब वहां पे अगर आदमी कोई शख्स एस्टैब्लिश ना कर सके ना अपना इल्जाम, तो उसको पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो या तो गवर्नमेंट को यहां पे यहां पे आपने एविडेंस बाद में एविडेंस लीड करना है, पहले आपको इजाजत मिलेगी कि वेदर आपके जो डेफेमेशन का आप क्लेम लेके आए वो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विद द क्वेश्चन ऑफ अगर फर्ज करें झूठा आदमी साबित हो जाता है कि इससे गलत दावा किया था, तो क्या आप उसको सजा देंगे?
मेरे ख्याल से उसको डेफिनेटली नहीं, इसके अंदर नहीं है, लॉ के अंदर नहीं है, लेकिन उसको बेइज्जती तो फील होनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा है मामला, इस साइड पे आपने चैनल बंद कर दिया, उसका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, उसको आपने टेंशन दे दी और दूसरा आदमी सिर्फ बेइज्जती फील कर ले पड़ी। सर बात असल में जो है ना, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, ये व्लॉगर्स और यूट्यूब के ऊपर भी जितने हैं, ये सारे डॉलर्स की गेम है। मसला ये है कि ये जितनी फॉलोइंग आप बढ़ाएंगे उतने ही डॉलर्स आपको ज्यादा आएंगे, तो इस चीज को भी कम से कम देखना चाहिए। हम इतने व्लॉगर्स हैं हम, लेकिन वो पार्टीज के फॉल्स और फेक नैरेटिव तो नहीं बेच रहे ना, जो झूठी नैरेटिव कैसे साबित होता है कि फेक है या ठीक है जी? देखिए जी, अगर हकीकत से मुनहरफ होके, हकीकत से जो है ऊपर रह के अगर आपने कोई गलत तोड़ मोड़ के इंफॉर्मेशन को 30 साल का प्रोवाइड करना है, उसमें हर वो खबर जो शुरू में गलत साबित होती है वो फ्यूचर में ठीक साबित हो जाती है। सर सिंपल सी बात है, ये प्रिएंटिव कानून तो नहीं है ना, ये तो बल्कि इफ एनीथिंग आई थिंक ये बेहतर कानून है और इसमें सहूलियत है। गो के इस कानून की एक शख्स से मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, मेरा बड़ा पर्सनल स्टांस है उस पर, कौन सा? और प्रिंसिपल स्टांस है उसमें। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स हैं, जो स्पेशल ट्राइब्यूनल बन रहा है, मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिर्फ की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे अगर कोई लोग हैं तो उनका हाई कोर्ट में नहीं होना चाहिए, बेंच उसका ट्राई करना चाहिए, वही स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है। क्या होना चाहिए, क्या इसी तरह मीडिया चलना चाहिए जैसा चल रहा है? देखिए मेरी नज़र में तो ये जिस लिहाज से ये लोग जा रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने कहा है कि जी उनको स्पेशल सज़ा भी हम करेंगे, अगर सज़ा नहीं है तो उनको कम से कम शर्मिंदगी होगी। देखिए बात ये हो जाती है, आप ऐसे लॉज बना क्यों रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद शर्मिंदगी हो रही है। सही बात, ठीक है ना। आप जरूर कल को जब ये अपोजिशन में बैठेंगे ना, नहीं देखिए तो बात ये इन्हीं को नुकसान होगा। देखिए इसकी बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है कि इनको होगा या नहीं होगा। बात ये हो जाती है कि हम लोग इन दी हीट ऑफ द मोमेंट, मैं हर एक की बात करूं, मैं इनकी अपनी किसी की एक जनरली बात करूं, हम लोग वो सारे गलत काम कर रहे होते हैं जो एक्चुअली हमें एज अ नेशन नुकसान देती है, हमें एज अ नेशन प्रोग्रेस नहीं कराती है। ये सारे मसले वहां से स्टार्ट हो रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई रॉन्ग थिंग्स। और हमें इसको कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी के आज के दिन गुजारें, उसके बाद फ्यूचर वाले जाने और उनका काम जाने। ये डॉक्टर साहब इस वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मैं दोनों में मानूं का शुक्रगुजार हूं, खास आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।